एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स से चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। ओके, हम लोग इस चैप्टर में मनी, क्रेडिट, इनके मीनिंग को समझेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी क्या क्या होते हैं, मनी के अलग अलग फॉर्म्स उसको समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में बैंक के जो एक्टिविटीज़ होते हैं, बैंक किस तरीके से एक्टिविटी करते हैं, बैंक लोगों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, लोगों को लोन देते हैं, तो उनकी लोन एक्टिविटी क्या है, ठीक है, बैंक लोन से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, लोन के सोर्स कौन कौन से हैं, तो ये पूरे चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एक तरीके से हम लोग देखेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग समझेंगे मनी क्या होते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है, करेंसी क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसी क्या क्या होते हैं। तो आप लोग भी ना डेली लाइफ में अपने बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं। आप ना मनी का जब आप अपने आज किसी भी दिन आप रैंडमली अपने किसी भी डे को चूज कर लीजिए, तो आप देखते हो कि आपको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। आप मार्केट से बहुत सारी चीज़ें बाई करते हैं, परचेज करते हैं, और जो भी चीज़ें आप परचेज कर रहे हो उसके बदले आप ना पे कर रहे हो, ठीक है। एक टाइम ऐसा भी था कि लोग ना अनाज में पे किया करते थे, या फिर आप देखोगे बहुत पहले आपने पढ़ा होगा वैदिक एज में, तो कैटल्स वगैरह को यूज करते थे एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। और तो उस टाइम से सिंस एंशिएंट टाइम हम लोग ना बहुत सारी चीज़ें यूज करते थे ट्रांजेक्शन के पर्पज़ से, लेन देन के पर्पज़ से। तो हम लोग इसी चीज़ को यहाँ इस चैप्टर में समझने वाले हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले समझते हैं एक चीज़, बेसिक चीज़ है बार्टर सिस्टम। देखिए, बार्टर सिस्टम जब हम कहते हैं ना, तो हमारा मतलब ऐसे सिस्टम से होता है जब दो आदमी के बीच में जो लेन देन होता है वो गुड्स फॉर गुड्स होता है। यानी एक आदमी के पास कोई सामान है, दूसरे आदमी के पास कुछ सामान है, ये दोनों आपस में एक्सचेंज करते हैं अपने सामान को, तो इसको हम लोग बार्टर सिस्टम कह सकते हैं। सो बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन विच टू डिफरेंट पीपल एक्सचेंज देयर गुड्स विद ईच अदर, ठीक है। जैसे अपने टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो आपको एग्जांपल दिया गया है, एक शू मेकर है, एक मोची है जो जूते बनाता है, और उस जूते बनाने वाले को चाहिए वेट, ठीक है ना। तो जिस आदमी के पास वेट होगा उसको ये अपना शू देगा, और वेट वाले आदमी इसका शू लेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो बार्टर सिस्टम था, आज हम लोग मनी यूज करते हैं, आज आप जो भी खरीदते हो कैश में देते हो, ठीक है ना, आप पैसा देते हो उसे, ठीक है। तो ये जो चेंजेज आया है, ये चेंज किस लिए आया है, ठीक है। हम लोग मनी को समझ रहे हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं सिंपली कि मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज थ्रू विच टू पीपल एक्सचेंज व्हाट दे नीड। दो लोग वैसी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, दो लोग वैसी चीज़ों को आपस में एक्सचेंज करते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है। जैसे आप ना मेरे हाथ में ये मार्कर देख रहे हैं, जैसे हम लोग जो टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, तो ये टेक्स्ट बुक आप किसी न किसी दुकान से खरीदे होंगे। इस टेक्स्ट बुक की जो प्राइस है आपने उतने पैसे उनको दिए होंगे, ठीक है, और उस दुकान वाले ने आपको ये बुक दे दिया, ठीक है। आपने ऐसा तो नहीं किया ना कि आप जब टेक्स्ट बुक लेने गए थे दुकान पे तो आप अपने घर से चीनी ले गए 1 किलो, 2 किलो, प्याज ले गए 3-4 किलो, और अपने प्याज के बदले ये बुक खरीदा है, ऐसा तो नहीं किया है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि मनी एक ना एक्सचेंज करने का एक मीडियम है, एक जरिया है। तो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ओके। जब भी दो लोगों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन होगा, दो लोगों को हम लोग समझते हैं, एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला, एक बायर, एक सेलर। बायर को जो चीज़ चाहिए वो सेलर के पास है, सेलर से बायर वो चीज़ लेगा और बायर उसके बदले कुछ पैसे देगा, या ऐसा कोई चीज़ देगा जिससे एक्सचेंज होगा। तो ये जो मीडियम है ये मनी कहलाता है। जब मनी ज़्यादा यूज में नहीं होते थे तो वहाँ पे बहुत सारे गुड्स यूज होते थे जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो बार्टर सिस्टम पीपल यूज टू एक्सचेंज गुड्स विद ईच अदर। एक गुड्स के बदले दूसरा गुड्स आपस में लोग यूज करते थे, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि ये जो बार्टर सिस्टम था ये अब क्यों नहीं ट्रेंड में है, या इसको हम लोग अब क्यों नहीं अपनाते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि बार्टर सिस्टम में ना एक बहुत बड़ी कमी क्या थी, कि दो लोगों के बीच में जो एक्सचेंज होगा तो उन दो लोगों के पास वही चीज़ें होनी चाहिए जिनकी उन्हें ज़रूरत है आपस में। जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा है ना कि ये शू मेकर है, इन्हें व्हीट चाहिए। अब व्हीट जिसके पास होगा उस आदमी को भी शू की रिक्वायरमेंट होगी, तभी इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी दोनों कोइंसिडेंस ऐसा होना चाहिए, ऐसा संयोग हो कि इन दोनों आदमी को उस सामान की ज़रूरत हो जो एक दूसरे के पास है। मोची जो है, जो शू मेकर है, उन्हें गेहूँ चाहिए, और जिनके पास गेहूँ है उन्हें शू चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं। अच्छा, सपोज करते हैं कि इन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिया। अब जो शू मेकर है
उन्हें चाहिए लेदर चाहिए शूज़ बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो अब वो क्या करेंगे, अब वो वैसे आदमी को खोजेंगे जिनके पास रॉ मटेरियल होगा, लेदर होगा और उनको शू चाहिए, उनको व्हीट चाहिए। तो हम क्या देखते हैं कि इस सिस्टम में 2 लोगों के बीच में एक्सचेंज तभी होगा, लेन-देन तभी होगा जब उन्हें उस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो जो उनके पास नहीं है। आपस में दोनों 2 लोगों के बीच में एक-दूसरे के पास जो सामान है उसकी ज़रूरत हो। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड। और इसमें एक चीज़ हम लोग और देखते हैं कि ये जो चीज़ें आपस में लोग एक्सचेंज कर रहे हैं ना, उसकी एग्ज़ैक्ट वैल्यू पता नहीं चलती है। जैसे हम बात करें कि मोची ने 1 पेयर शूज़ दिया है व्हीट वाले को, जिसके पास व्हीट है, और व्हीट वाले ने 1 पेयर शू के बदले आपको क्या दिया है? गेहूँ दिया है, गेहूँ जो उसके पास है। तो ना इससे आपको गेहूँ की एग्ज़ैक्ट वैल्यू पता चल पा रही है, ना ही शूज़ की एग्ज़ैक्ट वैल्यू पता चल पा रही है। तो बार्टर सिस्टम में हम लोग 2 मेजर कमी देख रहे हैं, 2 बहुत बड़ा डिमेरिट देखते हैं। एक तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड और दूसरा लैक ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है? लैक ऑफ नॉलेज ऑफ एग्जैक्ट प्राइस हमें पता नहीं चल पाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के मनी का यूज़ ट्रेंड में आया है, ठीक है? हम लोग ने यहाँ देखते चलते हैं एक टॉपिक हम लोग मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। आज के टाइम में हम लोग जो मनी के लिए क्या-क्या यूज़ करते हैं, आज के टाइम में जो हम लोग ट्रांज़ैक्शन करते हैं ना, तो उसमें हम लोग क्या-क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, ये देखते चलते हैं। देखिए, आप ना बहुत पहले भी देखोगे, अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो यहाँ बहुत सारे पुराने ऐज के सिक्के आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना? जैसे ये 2500 साल पहले का अर्ली पॉइंट मार्क कॉइन है। गुप्ता के टाइम का जो गुप्ता एम्पायर था, उनके टाइम का कॉइन आप देख रहे हैं। तुगलक डायनेस्टी के टाइम का आप देख रहे हैं। साथ ही साथ पुराने ज़माने में जो राजा होते थे, जो एंशिएंट राजा महाराजा होते थे, तो वो सोने, चांदी, तांबे इन सब के सिक्के भी यूज़ करते थे। तो आप देख सकते हो कि उस टाइम पे बहुत सारे सोने, चांदी के सिक्के भी ट्रेंड में होते थे। और आज जो आप देखते हो करेंसी, आज आप मेनली क्या देखते हैं? तो ज़्यादातर आप देखते हैं सिक्के, सिक्के या नोट देखते हैं, ठीक है ना? तो टुडे वी नोटिस मेनली करेंसीज़, पेपर नोट्स, कॉइन्स, ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। खैर अभी तो हम लोग और भी ज़्यादा डिजिटल फॉर्म में भी यूज़ करने लगे हैं। हम लोग टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलते हैं। आप में से सभी लोग, ज़्यादातर लोग अवेयर होंगे डिजिटल पेमेंट से। तो दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न करेंसी, ठीक है ना? तो करेंसी की हम बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे मेनली देखते हैं 2 तरीके से, पेपर नोट और कॉइन्स। पुराने टाइम में हम लोग देखते थे कि गोल्ड भी यूज़ होता था, सिल्वर भी, कॉपर भी। साथ ही साथ बहुत पहले देखोगे तो अपना अनाज के बदले भी एक्सचेंज होता था, या लोग कैटल्स को एक्सचेंज किया करते थे, ठीक है? हमारे यहाँ जो ये करेंसी है, जो पेपर नोट आप देख रहे हो, ठीक है ना? यहाँ पे आप कुछ पेपर करेंसी देख रहे हो, यहाँ पे आप कुछ नोट देख रहे हैं, 10, 20, 50, 60, 50, 100, 500, 2000, 200। ये नोट हमारे यहाँ पे अभी ट्रेंड में है, ठीक है ना? तो ये जो नोट होते हैं, ये इश्यू कौन करता है? देखिए, ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमारा जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो ऑथोराइज़ है इंडिया में नोट्स इश्यू करने के लिए, करेंसी इश्यू करने के लिए, ठीक है ना? आप ना अगर कंपेयर करते हैं, पुराने टाइम का आप एक सिक्का देख रहे हो, सोने का सिक्का, और एक आज के टाइम का आप ये करेंसी देख रहे हैं, तो इन दोनों में एक सबसे बड़ा डिफरेंस हम क्या देखते हैं कि जो पुराने टाइम का सिक्का होता था ना, उस पे जो प्रिंटेड वैल्यू होती थी, उससे अलग भी उसकी अपनी कोई वैल्यू थी। और आज का जो आप नोट या कुछ भी देख रहे हो आप, तो इस पे जो प्रिंटेड वैल्यू है, उसकी वैल्यू तभी है जब उसको आरबीआई ऑथराइज़्ड करती है। आप किसी भी नोट पे देखोगे तो हिंदी और इंग्लिश में वहाँ लिखा होता है कि मैं धारक को जितने का वो नोट होगा उतना मेंशन किया होगा कि इतना रुपया देने अदा करने का वचन देता हूँ, है ना? आप ये देख सकते हैं ना कि मैं धारक को 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। मैं धारक को 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, ऐसा है ना? आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगर आरबीआई ने इसको ऑथराइज़ किया है, आरबीआई ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया है, साइन किया है, तो उसकी वैल्यू 500 के बराबर है। इस पेपर की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। इस पे आरबीआई ने प्रॉमिस किया है, आरबीआई ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया है, इसलिए इसकी वैल्यू है। लेकिन इसका कंपैरिज़न आप किसी सोने के सिक्का से करो, तो सोने के सिक्के की वैल्यू जो भी है, जो उस पे प्रिंटेड है, ठीक है? उस टाइम पे जो भी उसकी वैल्यू रही होगी, तो उस वैल्यू के अलावे उस जो वो मेटल का बना है, उसकी भी तो अपनी वैल्यू होगी। जैसे मान लेते हैं कि ₹10 का सोने का सिक्का है, तो ₹10 के सोने के सिक्का पे ₹10 लिखा है, तो उसकी वैल्यू ₹10 होगी। लेकिन वो जो सिक्का जिससे बना है, जिस सोना से बना है, उसकी भी तो कोई कीमत होगी ना। तो एंशिएंट टाइम के कॉइन्स में क्या होते थे, जो भी कॉइन या करेंसीज़ होते थे, उसके अलग-अलग वैल्यू होते थे। आज के टाइम में जो करेंसी है, मनी है, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है। उस पे वही वैल्यू होती है जो आरबीआई
उसको आरबीआई रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है ना। तो आज जैसे 2000 का ही नोट है, तो 2000 के नोट पे अगर आरबीआई का साइन नहीं हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और वहीं पे अगर आरबीआई ने उस पर साइन किया तो उसकी वैल्यू है। आपने नोटबंदी देखा था, तो नोटबंदी से पहले के जो नोट थे, नोटबंदी से पहले के नोट आज वो नहीं काम करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको रिफ्यूज कर दिया है। आप ना बचपन में बच्चों को देखते हो कि खेलते हुए चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया वाले नोट्स होते हैं, तो वही पेपर है। अगर वहाँ पे आरबीआई का साइन होगा तो वो भी नोट्स बन जाएंगे। तो हम लोग ये चीज़ें देखते हैं कि हमारे इंडिया में आरबीआई नोट्स इशू करती है, ठीक है। करेंसी हमारे यहाँ पे इंडिया में आरबीआई इशू करती है, और आरबीआई के द्वारा इशूड नोट्स को कोई भी आदमी लेने से मना नहीं कर सकते हैं। अगर कोई आदमी ना आरबीआई द्वारा इशूड नोट्स को लेने से मना करते हैं तो उनके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगेगा, ठीक है ना। उनके ऊपर हमारे इंडिया में देखिए जो आईपीसी का सेक्शन 124 है, जो सेडिशन के लिए, देशद्रोह के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो आईपीसी के सेक्शन 124 के अंदर वो चार्ज किए जाएंगे अगर कोई भी भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए सिक्के या नोट को लेने से मना करते हैं तो। हाँ, कंडीशन ये जरूर रहेगा कि वो सिक्के या नोट जो है वो डैमेज नहीं होने चाहिए, फटे हुए नहीं होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। नोट्स हम लोग समझ गए, करेंसी में नोट्स और पेपर नोट और सिक्के यूज किए जाते हैं आज के टाइम में मनी के रूप में। फिर हम लोग देखते हैं बैंक डिपॉजिट। हमारे देखिए, हर आदमी, हम आपके घर में भी अकाउंट होगा, सभी आदमी अकाउंट रखते हैं बैंक में। तो हमारी जो इनकम है, हमारी जो ज़रूरतें होती हैं, उसके लिए हम लोग पैसा रिजर्व रखते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा मनी है उसको हम बैंक में रखते हैं। बैंक में रखने का दो पर्पस होता है, एक तो हमारा पैसा सेफ रहेगा, ठीक है, और दूसरा बैंक वाले हमें कुछ इंटरेस्ट देते हैं। तो उस इंटरेस्ट से क्या होगा, हमें हमारा पैसा भी ग्रो करेगा। सो एक तो सेफ्टी ऑफ मनी एंड एज वेल एज ग्रोथ ऑफ मनी, दो चीज़ें बैंक हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब क्या होता है कि बैंक में जो आप पैसा जमा करते हो, जब आपको ज़रूरत हो तो आप उस पैसे को निकाल भी सकते हो। जब भी आपकी ज़रूरत हो, जब भी सिचुएशन की डिमांड हो, तो आप पैसे को निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ना बैंक के पैसे को हम लोग डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं, ठीक है। सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड, दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। ये आपके टेक्स्ट बुक की लाइन है ना, तो आप समझ सकते हैं कि बैंक डिपॉजिट को हम लोग डिमांड डिपॉजिट किस लिए कहते हैं, क्योंकि जब हमारी सिचुएशन की डिमांड हो, जब हमें ज़रूरत हो, हम उसको विथड्रॉ कर सकते हैं, बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप क्या देखते हो कि जो बैंक में जो आपका पैसा है ना, आप उससे पेमेंट भी कर सकते हैं। जैसे आप बैंक में जिनका अकाउंट है, बैंक से वो चेक बुक इश्यू करवाते हैं, बैंक वाले उनको चेक बुक देते हैं। आप ना एक चेक बुक ये देख सकते हैं, एक सैम्पल चेक बुक आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। चेक बुक में क्या होता है कि आप ना किसी को अगर पे कर रहे हैं, जैसे मुझे घर बनाना है, मैंने ना बिल्डिंग मटेरियल वालों से बिल्डिंग मटेरियल लिया है, ठीक है, दुकान से मैंने बालू गिट्टी वगैरह मंगवाया, उनको मुझे 20,000 रुपये देने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने चेक पे, ये देखिए आप चेक का फॉर्मेट देख लीजिए, यहाँ पे कुछ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बने होते हैं। पे अमाउंट जो रुपया है, ठीक है, कितना पैसा दे रहे हैं उसके लिए अलग बॉक्स होगा, मेरे बैंक का साइन होगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बॉक्स बना हुआ है अकाउंट नंबर के लिए, और नीचे आप देखते हैं ना तो कुछ नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। वो नंबर, एक नंबर देखोगे आप जो पहले ये इन्वर्टेड कॉमा में है, वो चेक नंबर होता है, और ये ना बैंक वाले कोड यूज करते हैं। तो जो भी आप जिनको पे कर रहे हो उनका नाम आप लिखोगे, डेट डालोगे, जो अमाउंट है वो अमाउंट डालेंगे, ठीक है। अमाउंट आप डालेंगे डिजिट में भी और वर्ड में भी। ये जिसको आप दे रहे हो वो बैंक में डिपॉजिट करेंगे, आपके अकाउंट से पैसा बैंक वाले निकाल के उनके अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है ना। तो हम ना पेमेंट चेक के थ्रू भी कर सकते हैं, इसीलिए चेक को भी हम लोग करेंसी के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चेक क्या होता है, तो चेक सिंपली एक ऐसा पेपर होता है जिसको एक आदमी पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज करता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट के तौर पे यूज करता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट कहने का मतलब है कि उसके माध्यम से भी पेमेंट किया जा सकता है। तो चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन's अकाउंट टू द पर्सन इन whose नेम द चेक हैज बीन issued। चेक एक ऐसा पेपर है जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि बैंक अकाउंट जिस भी आदमी का है, उस आदमी के अकाउंट से, जिसके नाम पे उस आदमी ने चेक इशू किया है, उस आदमी के अकाउंट में जो पैसा उस आदमी ने चेक में मेंशन किया है उतना पैसा ट्रांसफ़र कर दे, ठीक है ना। तो सिंस पेमेंट कैन बी मेड थ्रू चेक, सो चेक इज ऑल्सो अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सो चेक कैन बी कंसिडर्ड एज अ करेंसी। चेक को भी हम लोग मनी के तौर पे समझ सकते हैं, क्योंकि चेक के थ्रू भी पेमेंट होता है।
तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि करेंसी हो गया, डिपॉजिट विद बैंक में बैंक डिपॉजिट्स हो गया, ठीक है, और चेक के थ्रू हम लोग पेमेंट करते हैं, तो ये भी एक करेंसी का फॉर्म है। आज के टाइम में ना आप लोग डिजिटली बहुत ज़्यादा पे करते हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी है, ठीक है ना। तो ये जितने फॉर्म्स आप देख रहे हो, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, ये सब भी हमारे एक तरीके की डिजिटल करेंसी हम लोग कहते हैं ना। तो इसको भी हम लोग पैसे के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इसको अलाउ करती है, गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑथोराइज्ड है, ठीक है, और इनके थ्रू भी एक्सचेंज हो जाता है, तो हम लोग इसको भी करेंसी मान के चलेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग मॉडर्न मनी के फॉर्म्स, करेंसी, डिपॉजिट विद बैंक और डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड, इन टॉपिक को कवर कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों को अब आप समझ चुके होंगे अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैंक के लोन एक्टिविटी के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो